हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, लेकिन कुछ पार्ट जो था हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वो रह गया था लास्ट वीडियो में, तो उसको कंप्लीट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के व्हील्स एंड एक्चुअली पुट्स इनटू यूज डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस की पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर है एक्चुअली में, वो कितनी यूज़ करता है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल कंडीशंस पे। अगर वो पार्टी जिसको वो लीड कर रहा है मेजोरिटी पार्टी है, तो नो डाउट ही हैज़ एन एब्सोल्यूट पावर और मर्जी से वो काम कर सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट उनके पास है। लेकिन अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में वो किस तरह से काम करेंगे ये डिपेंड करेगा, बिकॉज उसको सभी पॉलिटिकल जो पार्टनर्स हैं, कोलिशन के जो पार्टनर्स हैं, उनकी विशेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी अप्रूवल्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी मर्जी के बगैर अगर वो कुछ करेंगे तो वो पार्टीज अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं और सरकार गिर सकती है। ऐसा हुआ है 1989 के बाद, जब क्लियर मेजोरिटी मिलना लगभग बंद हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कोalition गवर्नमेंट्स बनी थी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का काम एक मैनेजर की तरह हो जाता है, जो उस कोalition को इकट्ठा रखने का काम करता है और पूरा टर्म कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी ओकेजन पे ऐसा हुआ 89 के बाद कि कोई भी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अच्छा, अब बात करेंगे हम कि ये जो डेवलपमेंट्स है, ये इसने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को किस तरह से इफेक्ट किया है। देखिए, पहली तो ये है कि दीज डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन अ ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो कोलिशन का कॉन्सेप्ट जो शुरू हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि वो किसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, वो बढ़ गया है, नंबर वन। दूसरी मेजर डेवलपमेंट है द कोलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज necessitated much more consultation between political partners, leading to a region of prime ministerial authority. कोलिशन होने की वजह से जो पार्टीज हैं उन उनके साथ कंसल्टेशन का और पॉलिटिकल पार्टनर्स के साथ कंसल्टेशन का जो ऑप्शन है वो खुल गया है, बढ़ गया है, और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो कुछ कम हो गई है। देन thirdly, it has also brought the restrictions on various prerogative of the prime minister, like choosing the minister and deciding their ranks. जो एक प्रीरोगेटिव था, स्पेशल राइट था प्राइम मिनिस्टर का कि वो अपनी मर्जी से पोर्टफोलियोज अलॉट करते थे और रैंक देते थे, वो भी कहीं तक किसी तरह से कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर को इस बात का ख्याल रखना होता है कि उसके कोलिशन पार्टनर्स कौन है और उनको किस तरह से उनको पैसिफाई करना है। फोर्थ, even the policies of the programs of the government cannot be decided by prime minister alone. Political parties of different ideologies come together, both has pre-poll and post-poll allies. पॉलिसीज अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर पाता कोलिशन में, ठीक है। उसको जो उसके प्री पोल या पोस्ट पोल अलाइज हैं, यानी कि कोलिशन के जो मेंबर हैं, उनके लीडर्स की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू एक्ट मोर एज अ नेगोशिएटर देन द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी सिचुएशन में जब कोलिशन बनती है तो वो ज़्यादा उनका रोल जो है वो नेगोशिएटर का हो जाता है, नॉट एज द लीडर ऑफ द पार्टी। स्टेट लेवल पर भी यही सिस्टम काम करता है ना, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज दैट देर इज अ गवर्नर। अब एक फ़र्क क्या है उसमें कि स्टेट में यू हैव गवर्नर और सेंटर में यू हैव प्रेसिडेंट। स्टेट में यू हैव चीफ मिनिस्टर एंड सेंटर यू हैव प्राइम मिनिस्टर। तो ये फ़र्क है। बाकी गवर्नर जो है वो भी जो अपॉइंट कौन करता है उन गवर्नर को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट यानी कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The chief minister, like the prime minister, is the leader of the majority party in assembly, and governor has more discretionary powers. However, the main principle of parliamentary system operates at the state level. ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होता है और मेजोरिटी पार्टी का वो भी लीडर होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, और गवर्नर जो है उसके पास काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। लेकिन ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि स्टेट में भी वही सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, राइट। पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, आज हमारा जो मेन इशू और मेन टॉपिक है वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, राइट। अब ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? देखिए, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है, इसको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक परमानेंट, एक नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कह सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते, 5 साल तक है, और 5 साल तक भी तब है अगर मेजोरिटी पार्टी की सपोर्ट उनको है।
लेकिन उनके चले जाने के बाद दूसरा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो है ब्यूरोक्रेसी। वो सब लोग हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हैं, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बोलते हैं। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी, जिसकी हमने बात कर ली। ये लोग सारे क्या हैं? ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट इनको टास्क असाइन करते हैं वो काम करते हैं, जिसमें इनका जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़ है, ये काम इनका मेन रहता है। एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं, और अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए इनको स्किल्ड ऑफिसर्स की जरूरत होती है। वो सारे के सारे स्किल्ड ऑफिसर जो है वो ब्यूरोक्रेट है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे भी अपना, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अपना कंट्रोल बना के रखती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो वायलेशन नहीं कर सकते जो कि लेजिस्लेचर ने पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स। अपनी जवाबदेही उनकी मिनिस्टर्स के लिए है, पॉलिटिकल कंट्रोल उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर बना रहता है। हमारे पास इंडिया हैज established प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। तो बड़ी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पर पॉलिटिकली अकाउंटेबल है, बिकॉज उनको पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए जवाबदेही होती है, उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं। एंड मिनिस्टर्स इन टर्न आगे फर्दर दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। और एक खासियत जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है, सॉरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव की है, दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल। इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये तो 5 साल के बाद सरकार बदलती है, बट दे रिमेन इन ऑफिस टिल रिटायरमेंट, और उनका पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन या कोई कनेक्शन नहीं होता। They do not take part in any political activities. In democracy, it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to opt for new policies. तो जैसे भी कभी सरकार बदलती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, और नई पॉलिसीज, नई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव टू कैरी आउट दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। उनको बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना इनकी जिम्मेवारी होती है। हमारी जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सबसे अगर हम टॉप में बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, फिर स्टेट सर्विसेज हैं, और जो आपके एम्प्लॉयज़ एट द लोकल गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल एंड मैनेजरल स्टाफ पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग में, ये सारी की सारी हम ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते थे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है दैट हैज़ टू बी नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए they wanted the members of the civil service or bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit, कि वो जो मेंबर सिलेक्ट हों वो मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट हों, impartially सिलेक्ट हों। इसके लिए they created a organization, specific organization which is called the Union Public Service Commission। इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इन सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है, और इनका जो भी एग्जामिनेशन है वो यही कंडक्ट कराती है। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स ऑल्सो। अब ये तो सेंटर पे हो गया, स्टेट पे भी ऐसा ही एक सिमिलर सर्विस कमीशन होता है जिसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। वो स्टेट पे भी इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करता है। इनका जो रिमूवल है और सस्पेंशन है इज सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका एक फिक्स टर्म होता है, फिक्स टर्म के लिए काम करते हैं। अगर इनको टाइम से पहले हटाना है या रिमूव करना है तो वो एक जज की इंक्वायरी के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है। एफिशिएंसी और मेरिट आर द नॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर दिस सिविल सर्विसेज। अगर आप एफिशिएंट हैं और मेरिट के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होती है, आपको पता है हम हिंदुस्तान का जो आईएएस का आईपीएस का ऑफिसर है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो लेकिन ये भी इंश्योर किया जाता है इसमें कि जो वीकर सेक्शन है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसमें दलित और आदिवासी भी हैं, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी भी है। मतलब जब ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो उसमें कुछ सीट्स जो हैं जो आदिवासीज और जो दलित हैं इनके लिए भी रिजर्व की जाती है, सो दैट दे ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन in this. So this is what broadly a flowchart tells us about the
सिविल सर्विसेज सबसे टॉप पे हमारी एक तो आगे ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आ गया आपके आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर कुछ सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और स्टेट में भी ऐसी ही सर्विसेज होती हैं। जैसे हमारे हिमाचल की अगर हम बात करें तो हम बोल देते हैं एचएएस, ठीक है, एचपीएस, वो सारी इसमें आ जाती हैं। स्टेट टैक्स ऑफिसर्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। Okay. Person elected by the UPSC for the Indian Administrative Services and Indian Police Services constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the state. सबसे टॉप में जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं वो आईपीएस या आईएएस होते हैं। जैसे कि ये जनरली आपको पता ही होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, हमको जिसको डीसीएम बोलते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं और सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर काम करता है, ठीक है ना। आईपीएस और आईएएस ऑफिसर इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट। अब अलग अलग स्टेट को अलग अलग आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स को असाइन किया जाता है, लेकिन ये होते जो हैं दे वर्क अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस, आप कह लो, या जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं, और इनके अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई हैं, स्टेट्स को असाइन होते हैं, स्टेट्स में काम करते हैं, जब चाहे सेंटर इनको वापस भी बुला सकती है। और in the chapter on federalism, this feature of bureaucracy strengthen the control of the central government over the administrative machinery of the state. ये यूपीएससी के जो हमने बात की थी, कंडक्ट करती है एग्जाम्स और इनको ट्रेन भी करती है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज होते हैं, एक तरह से ये एक चेक रखते हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये of the state governments. The bureaucracy is an instrument through which welfare policies of the government must reach to the people. अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है एक तरह से एक टूल होता है जिसके थ्रू वेलफेयर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो आम जनता तक पहुंचे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि क्योंकि ये लोग टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो इनको अप्रोच करना से आम आदमी जो है बड़ा डरता है, घबराता है, और इनका एक स्टिफ नेक एटीट्यूड होता है। तो ये इसको चेक करने के लिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टर्न्स द ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ब्यूरोक्रेट के काम करने में, तो भी फिर वो भी ब्यूरोक्रेसी को इनफेक्टिव बना देता है। Though the constitution has created independent machinery for recruitment, many people think that there is no provision for the protection of the civil servant from the political interference in the performance में। हालांकि ये प्रोविजन है किस तरह से इनको सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, और किस तरह से इनको जॉब से हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जिससे कि जो ये अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पाते। इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन। और ये भी माना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविजन नहीं है कि जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें ब्यूरोक्रेसी की टुवर्ड्स द सिटीजन। देयर इज एन एक्सेप्शन दैट मेजर्स द राइट टू इंफॉर्मेशन may make the bureaucracy a little more responsible and accountable. हाँ, एक हमारे पास एक टूल है जिसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा अकाउंटेबल बना देता है इस ब्यूरोक्रेसी को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया, क्या आप समझते हैं इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।